एकलव्य YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की गहराई से पड़ताल करेंगे और वो है मौर्य काल। हमारे पास जो स्रोत है वो विशेष रूप से MPPSC प्रीलिम्स 2026 की तैयारी के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं। और इस चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि मौर्य वंश और खासकर सम्राट अशोक का मध्य प्रदेश की भूमि पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ा। मतलब ये सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। नहीं। ये उस प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नींव की पड़ताल है जो आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह सीधे सिलेबस की इकाई 1 से जुड़ा है, जहां मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों का उल्लेख है। हाँ, और इसमें ना प्रश्नों की प्रकृति को समझना भी जरूरी हो जाता है। कभी-कभी तो सीधे तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं। जैसे पूछ लिया कि गुजरा या रूपनाथ अभिलेख कहाँ है। हाँ। और कभी-कभी थोड़े अवधारणात्मक प्रश्न जैसे कि राज्यपाल के रूप में अशोक का कार्यकाल कैसा था। स्रोत में एक तुलनात्मक तालिका भी है। वो ये बताती है कि अगर पिछले वर्षों में सामान्य मौर्य इतिहास या सांची स्तूप पर ध्यान दिया गया है, तो हो सकता है 2026 में अशोक के अभिलेखों के स्थान या द्योर कोठार जैसे छोटे स्तूपों पर प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, मतलब हमें और गहराई में जाना होगा। बिल्कुल। तो चलिए अब सीधे विषय पर आते हैं। मध्य प्रदेश में मौर्य काल का जो समय है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये वो समय था जब भारतीय इतिहास में एक नए युग की एक तरह से शुरुआत हुई थी। और इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व था संपूर्ण भारत का राजनीतिक एकीकरण। हाँ, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। पहली बार। हाँ, पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मौर्यों का प्रभुत्व यहाँ की सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। उनकी जो प्रशासन प्रणाली थी, उसकी व्यावहारिकता आज भी अध्ययन का विषय है। इस महान साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। जी। और स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि चंद्रगुप्त की विजयों के परिणाम स्वरूप ही मध्य प्रदेश इस विशाल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बना था। अगर हम नक्शे में देखें तो ये साम्राज्य कितना फैला हुआ था, और मध्य प्रदेश ठीक इसके केंद्र में, इसके दिल में स्थित था। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार सम्राट बने और उनके समय में मैंने सुना है तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। हाँ, एक बड़ा विद्रोह हुआ था और उसको दबाने में उनके जो पुत्र थे सुसीम, वो असफल रहे। अच्छा। और यहीं पर अशोक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बिंदुसार ने अशोक को पहले तक्षशिला भेजा और वहां उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक विद्रोह को शांत कर दिया। इसके बाद अवंती यानी आज का उज्जैन, वहां विदेशी आक्रमण और स्थानीय विद्रोह की संभावना को देखते हुए बिंदुसार ने अशोक को वहां नियुक्त किया। ये एक बहुत ही रणनीतिक निर्णय था। तो अशोक उज्जैनी में प्रांतपति मतलब गवर्नर बनकर आए और यहाँ उन्होंने लगभग 11 वर्षों तक शासन किया। जी, 11 साल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बिना कोई युद्ध किए उज्जैनी में सत्ता स्थापित की। हाँ, और दिव्यावदान नाम का जो ग्रंथ है वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि अशोक अवंती राष्ट्र के शासक थे। यह काल एक तरह से अशोक के राजनीतिक प्रशिक्षण का काल था, जिसने उन्हें भविष्य में एक महान सम्राट बनने के लिए तैयार किया। बिल्कुल। अशोक की पहचान उनके अभिलेखों से भी है और मध्य प्रदेश में तो ये कई स्थानों पर मिले हैं। जैसे एक है रूपनाथ जो कटनी के बहुरी बंद में है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है गुर्जरा, जो दतिया में है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ जो अभिलेख मिला है उसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अच्छा। जबकि कई अन्य अभिलेखों में देवनामप्रिय पियदसी जैसी उपाधियां मिलती हैं। इसके अलावा सीहोर के बुधनी में पानगुडारिया और कारीतलाई, खरवई, भैरपुरा जैसे स्थानों पर भी अभिलेख मिले हैं। मगध के सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, लेकिन उस युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं कि उस युद्ध के भयंकर रक्तपात ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। जी। और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000? हाँ, और मध्य प्रदेश में सांची, विदिशा और उज्जैनी इसके प्रमुख केंद्र बने। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। मौर्य वंश का पतन 187 ईसा पूर्व में हुआ। अंतिम शासक थे वृहद्रथ। जी।
और घटनाक्रम कुछ ऐसा था कि वृहद्रथ के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना निरीक्षण के बहाने उनकी हत्या कर दी। मतलब सबके सामने? हाँ, ये एक तरह का सैन्य तख्ता पलट था, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई। ग्रहण करने उज्जैनी जा रहे थे तो रास्ते में विदिशा में रुके थे। हाँ, और यहीं पर उन्होंने विदिशा की एक नगर सेठ की कन्या महादेवी, या जिन्हें देवी भी कहा जाता है, उनसे विवाह किया। यह अशोक का मध्य प्रदेश से एक बहुत ही निजी और महत्वपूर्ण कनेक्शन था। और इसी विवाह से अशोक को पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की प्राप्ति हुई। स्रोत के अनुसार इन दोनों का जन्म भी उज्जैनी में ही हुआ था। जी, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने इन्हीं दोनों बच्चों को श्रीलंका भेजा था। यह दिखाता है कि उनके परिवार ने भी उनके धम्म प्रचार के मिशन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक स्तंभ पर बने सिंह और चक्र, ये तो आज हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। कहते हैं इस चक्र का एक अर्थ भारतीय समदर्शिता का सूचक है। हाँ, और एक रोचक तथ्य ये भी है कि कुछ विद्वान इस चक्र को उज्जैनी का प्रतीक भी मानते हैं। इसके अलावा अशोक ने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और उज्जैनी में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जहां बौद्ध धर्म, ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। इसका कोई साक्ष्य है हमारे पास? बिल्कुल, इस बात का साक्ष्य हमें बुद्धघोष की कृति सामंत पासादिका से मिलता है। ये तथ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़ा एक प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अच्छा, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। मौर्य काल में मध्य प्रदेश में अनेक नगरों का उदय और विकास हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध नगर तो उज्जैनी ही था। जी, पर अन्य प्रमुख नगरों में महेशमती, जो आज का महेश्वर है, विदिशा, सांची, एरण जो सागर में है, त्रिपुरी यानी जबलपुर, पवाया, दशपुर मतलब मंदसौर और भागिल शामिल थे। ये सूची उस समय के विकसित शहरीकरण को दर्शाती है। कृषि का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन कहते हैं मौर्य काल में इसमें वैज्ञानिकता आई। सही कहा। माहेश्वर, नावदाटोली जैसे स्थलों से इसके प्रमाण मिलते हैं। स्रोत की तालिका के अनुसार यहाँ से गेहूं, चना, मटर, मसूर, मूंग और यहाँ तक कि चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। चावल भी? हाँ, जो उस समय की उन्नत कृषि व्यवस्था का एक बड़ा संकेत है। मौर्य काल में मध्य प्रदेश का मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। मालवा, उज्जैन और विदिशा इसके प्रमुख केंद्र थे। और ये कोई साधारण कपड़ा नहीं था। महान रणनीतिकार कौटिल्य ने भी अपने लेखन में माहिष्मती के सूती वस्त्रों की प्रशंसा की है और उज्जैनी के सूती कपड़ों को तो उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। यह उस समय की औद्योगिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई स्थानों से आहत सिक्के मतलब पंचमार्क्ड कॉइन्स मिले हैं, और सिक्के ढालने के कारखाने जिन्हें टकसाल कहते हैं वो उज्जैनी और एरण में स्थित थे। जी, इन सिक्कों और टकसालों का होना उस काल में एक सुदृढ़ व्यापार और वाणिज्य का स्पष्ट संकेत है। यह एक विकसित मौद्रिक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं मौर्यकालीन स्थापत्य की, जिसमें स्तूप सबसे प्रमुख हैं। स्तूप एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ढेर लगाना। इसका आकार एक औंधे कटोरे जैसा होता है। हाँ, मूल रूप से ये मृत व्यक्तियों की अस्थियों या अवशेषों पर निर्मित समाधियां होती थीं। इनका निर्माण मुख्यतः ईंटों और मिट्टी के गारे से किया जाता था। चित्र में हम इसके विभिन्न भाग भी देख सकते हैं, जैसे कि अंड यानी डोम, फिर हर्मिका और छत्र। मध्य प्रदेश को तो स्तूपों का राज्य भी कहा जा सकता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है रायसेन जिले में स्थित सांची का महास्तूप। इसके अलावा सतना में भरुच स्तूप, रीवा में देवर कोठार के स्तूप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और रायसेन में ही सतधारा स्तूप भी है। पर सूची यहीं समाप्त नहीं होती। खरगोन यानी निमाड़ में कसरवाद और महेश्वर में नावदाटोली के स्तूप हैं। अशोकनगर में भी है शायद। हाँ, अशोकनगर में तुमैन का स्तूप है और उज्जैन में वैश्य टीकरी पर एक बौद्ध महास्तूप स्थित है। ये सभी स्थान मौर्यकालीन प्रभाव के जीवंत प्रमाण हैं। तो अंत में इन सभी जानकारियों को परीक्षा के लिए कैसे समेटें? स्रोत के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से होंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उज्जैनी में अशोक का 11 वर्ष का राज्यपाल काल, अभिलेख स्थल जैसे गुजरा जो दतिया है और रूपनाथ जो कटनी में है,
और स्तूप स्थल जैसे देवर कोठार रीवा में और कसरावत खरगोन में। और कुछ तथ्य जो याद रखने चाहिए? हाँ, याद रखने वाले कुछ और तथ्य हैं, जैसे सामंत पासादिका जो स्रोत ग्रंथ है, और अशोक की पत्नी महादेवी का संबंध विदिशा से था। मेरी अंतिम सलाह ये होगी कि सभी स्तूपों के जिलों को नक्शे पर याद रखें और माहिष्मती के वस्त्र उद्योग की महत्व को ना भूलें। तो आज की इस पड़ताल से यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का सिर्फ एक प्रांत नहीं था, बल्कि ये अशोक के जीवन, साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और बौद्ध धर्म के प्रचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अशोक ने धर्म और सहिष्णुता का जो संदेश अपने अभिलेखों के माध्यम से दिया, वो पत्थरों पर लिखा गया था ताकि सदियों तक बना रहे। आज के इस डिजिटल युग में जब सूचना इतनी क्षणभंगुर है, हम अपने मूल्यों और विचारों को स्थायी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे ही महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स देखने के लिए एकलव्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।